नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो टेक सीख प्रो की इस स्पेशल सीरीज निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज के ऑलरेडी 16 वीडियोस यहां पर चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके देख सकते हैं। आज की अपनी ये 17th नंबर की वीडियो है। इसमें बेसिकली पर वीडियो हम 20 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, उसके 4 ऑप्शंस को क्लियर करते हैं, उससे रिलेटेड और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ निम्मी के रेफरेंस को लेते हुए उसके थ्योरी को, उसका जो बेसिक थ्योरी है उसको भी यहाँ पर हम क्लियर करते हैं डिटेल में। तो आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिए। यदि आप ITI से हैं, उसमें भी बेसिकली टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में एकमात्र रामबाण क्लास ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप ITI से हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको मिलता है सभी जॉब के लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम का प्रिपरेशन, पेपर के एनालिसिस और एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट फाइव डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ग्राइंडिंग व्हील का यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है 41A46 H5U8। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फाई का मतलब क्या है, फाई किसको डिनोट करता है। तो अगर आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं जो प्रीवियस वीडियोस होती हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि वहां पर क्लियर किए गए होते हैं। 41 का मतलब है ये कंपनी का अपना नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है। देन ए क्या है, ए यहाँ पर एब्रेसिव को दिखा रहा है, ए का मतलब हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। 46 यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो 46 यहाँ पर ग्रेन के साइज को दिखा रहा है कि ग्रेन का साइज यहाँ पर कैसा है। तो कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, तो यहाँ पर 46 मीडियम को दिखा रहा है। एच, एच मतलब दिखा रहा है कि उसका बॉन्डिंग जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बॉन्ड, उसका ग्रेड कैसा है, सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है। तो एच का मतलब हो जाता है सॉफ्ट। अब फाइव जो हमारे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फाइव का बेसिकली मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई ग्राइंडिंग व्हील है। अब इसमें जो यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन प्रयोग किए गए हैं, इन दो एब्रेसिव ग्रेन के बीच की दूरी कितनी है। कहने का मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना, इसमें कितने ज्यादा यहाँ पर एब्रेसिव हैं। दो एब्रेसिव ग्रेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये कौन डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइव किसको दिखाता है, फाइव यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखाता है। अभी आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेंस, एक होता है ओपन। 1 नंबर से 8 नंबर तक आपका डेंस स्ट्रक्चर होता है और 8 से 16 तक यहाँ पर या 9 से 16 तक आपका ओपन स्ट्रक्चर होता है। देन यहाँ पर आपका टाइप ऑफ बॉन्ड आता है, फिर से यहाँ पर कंपनी का एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात की जाए बेसिकली थोड़ा डिटेल में कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, दिस इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स एंड द क्लोजनेस ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन्स टू ईच अदर। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है, किसी भी ग्राइंडिंग व्हील में कितने यहाँ पर बॉन्डिंग मटेरियल उपस्थित हैं और उन दोनों यहाँ पर जो दो एब्रेसिव ग्रेन हैं उसके बीच की दूरी कितनी हो, एक दूसरे से कितने क्लोज हैं इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन, तो वही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और डेंस स्ट्रक्चर 1 से लेकर 8 नंबर तक होता है। डेंस मतलब उनके बीच की दूरी काफी कम है, लेस डिस्टेंस है दो एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच का। इसको प्रयोग किया जाता है यूज फॉर गुड फिनिशिंग, अच्छे फिनिशिंग के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर विल बी डिनोटेड फ्रॉम नंबर 9 to 16। इसको कहां पर यूज करते हैं, सो यूज फॉर हाई स्पीड कटिंग एंड रिमूवर मोर मटेरियल बिकॉज देयर द स्पेस बिटवीन टू इंडिविजुअल ग्रेन्स विल बी लिटिल मोर। यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई स्पीड कटिंग के लिए। साथ ही साथ जहां पर हमें हैवी मटेरियल रिमूव करना होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of bonded wheel is used in foundries for dressing and casting?
किस प्रकार के यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग, किस प्रकार के बॉन्डेड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग यहाँ पर कास्टिंग और ढलाई के लिए किया जाता है। ठीक है, फोर्जिंग मतलब हो गया ढलाई, एंड ड्रेसिंग कास्टिंग का मतलब यहाँ पर कास्टिंग हो गया है। ठीक है, तो ड्रेसिंग का मतलब ड्रेसिंग, कास्टिंग मतलब कास्टिंग, फाउंड्री का मतलब हो गया ढलाई। तो ऐसा कौन सा ग्राइंडिंग व्हील है, कौन सा बॉन्ड वाला ग्राइंडिंग व्हील है जिसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कास्टिंग के लिए और फाउंड्री में और ड्रेसिंग के लिए? तो ये कौन सा होता है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिकेट बॉन्ड, शेलेक बॉन्ड, रबर बॉन्ड या फिर रेजिनाइड बॉन्ड। तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो इससे पहले हम यहाँ पर आपको डिटेल में थोड़ा सा बॉन्ड को बता देते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पर बॉन्ड दिए गए हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, बॉन्ड क्या है, नथिंग बट यहाँ पर एक बॉन्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपकी कोई ये ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, अब इस ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव ग्रेन दिए गए हैं, तो इन एब्रेसिव ग्रेन को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो आपस में जोड़ने का काम करता है बॉन्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब रोड बनाई जाती है तो उसमें क्या होती है? कंक्रीट होती है, और कंक्रीट को आपस में कौन जोड़ता है? तारकोल जोड़ता है। तो कंक्रीट क्या है? एब्रेसिव है, तारकोल आपका बॉन्ड हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन को आपस में कौन जोड़ता है? तो बॉन्ड जोड़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड का काम क्या है? एब्रेसिव ग्रेन को आपस में पकड़ कर रखना और यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील है उसको शेप प्रदान करना। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मटेरियल के अनुसार डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर बॉन्ड यूज किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर दिया गया है रेजिनाइड बॉन्ड, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? बी के द्वारा दर्शाते हैं। इसी को हम बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर स्पीड व्हील। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऐसे व्हील के लिए करते हैं जो काफी तेज गति पर घूमती है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। सच व्हील्स आर यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग एंड कास्टिंग। तो ऐसे व्हील का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ड्रेसिंग और कास्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। रेजिनाइड बॉन्ड व्हील आर आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ, और इसका प्रयोग मेटल की कटिंग के लिए भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं पार्टिंग ऑफ के लिए, मेटल को दो पार्ट में काटने के लिए भी प्रयोग करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड कंसिडरेबल एब्यूज। यहाँ पर बेसिक काफी जाते झटके, वाइब्रेशन सहन करने की शक्ति इसमें होती है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किस बॉन्ड का प्रयोग करते हैं यहाँ पर फाउंड्रीज ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए? तो होता है रेजिनाइड बॉन्ड, या इसी को बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो है बैटरीफाइड बॉन्ड। बैटरीफाइड बॉन्ड को किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो वी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला यह बॉन्ड होता है। इट हैज हाई पोरोसिटी एंड स्ट्रेंथ, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी होती है। which make this type of wheel suitable for high rate of stock removal, जिससे कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जहाँ पर हैवी मटेरियल रिमूव करना होता है, ज्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है, वहां पर बैटरीफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। इट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय वाटर, एसिड, ऑयल और ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज गोइंग टू आस्क इन एवरी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन कैसे आता है? Which of the bond that is not affected by the water, acid, oil और ordinary temperature condition? ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जिस पर तेल का असर नहीं पड़ता, पानी का असर नहीं पड़ता, क्षार का असर नहीं पड़ता है? तो कौन सा होता है? बैटरीफाइड बॉन्ड, जिसको हम वी के द्वारा यहाँ पर दर्शाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए। सेम लाइन यहाँ पर पूछी जाती है या पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन सा कॉमनली बॉन्ड यूज किया जाता है? तो बैटरीफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पर है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं? यस के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर जो आपका सिंबल है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सिलिकेट व्हील हैव ए माइल्डर एक्शन एंड कट विथ लेस हार्डनेस देन बैटरीफाइड व्हील। जो सिलिकेट बॉन्ड होता है, जो इसका कटिंग एक्शन होता है कंपेयर टू बैटरीफाइड बॉन्ड थोड़ा सा कम होता है। फॉर दिस रीजन दे आर सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग फाइन एजेस टूल, कटर्स एटसेट्रा। तो इसीलिए सिलिकेट बॉन्ड का यूज कहाँ पर करते हैं? जो भी आपके कटिंग टूल्स होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, मिलिंग कटर्स हो गए उसको ग्राइंड करने के लिए, उसकी धार को ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट शेलेक बॉन्ड, जिसको ई के द्वारा दर्शाया जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी लार्ज डायमीटर व्हील्स where a fine finish is required। शेलेक बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग काफी भारी कार्यों के लिए, बड़े बड़े ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए, लार्ज डायमीटर के ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जहां पर फाइन फिनिशिंग की जरूरत होती है वहां पर भी शेलेक बॉन्ड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए तो एग्जाम्पल फॉर ग्राइंडिंग
मिल रोल्स, जो कि मिल रोल होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज रबर बॉन्ड, जिसको कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। दिस इज यूज्ड वेयर ए स्मॉल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड ऑन द व्हील एज इन द कटिंग ऑफ व्हील। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है रबर बॉन्ड का? तो रबर बॉन्ड का प्रयोग ऐसे जगह पर किया जाता है जहां पर आपको हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, थोड़ा सा वहां पर लचीलापन चाहिए होता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर रबर बॉन्ड का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड होता है जिसको यम के द्वारा दर्शाया जाता है। एक होता है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड जिसको OXY के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आपके जो डिनोटिंग सिंबल होते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप जरूर याद करके रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of abrasive wheel is used for grinding cemented carbide? तो कौन सा यहाँ पर ऐसा ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, कौन सा ऐसा एब्रेसिव है जिसका प्रयोग किया जाता है सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए? तो इसको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, लेकिन इससे पहले हम आपको इसको डिटेल में एक बार समझा देते हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसमें बेसिकली क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक होते हैं एब्रेसिव ग्रेन जो कि क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, और दूसरा होता है इसमें बॉन्ड जो कि यहाँ पर क्या करता है, एब्रेसिव ग्रेन को आपस में जोड़कर रखता है। ठीक है, तो एब्रेसिव ग्रेन, एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो कि क्या करते हैं यहाँ पर कटिंग का काम करते हैं। ठीक है, डज द कटिंग, ठीक है, एब्रेसिव क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के एब्रेसिव पाए जाते हैं। एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, जैसे यहाँ पर बात की जाए नेचुरल एब्रेसिव का एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो होता है एमरी और कोरंडम। नेचुरल मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने के कारण इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ अशुद्धियां होती हैं। बेसिकली ये सभी क्या होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप होते हैं, इम्प्योर फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात की जाए, ऐसे एब्रेसिव जो कृत्रिम रूप से यहाँ पर फर्नेस में बनाए जाते हैं, उसमें एग्जांपल आता है सिलिकॉन कार्बाइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। चूंकि ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं तो काफी ही प्योर होते हैं ये। ठीक, यहाँ पर अगर बात की जाए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को भी दो प्रकार में बांटा जाता है। जैसे पहला आ गया यहाँ पर ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड इज used for general purpose grinding of tough material like high carbon steel, mild steel, wrought iron। डायरेक्टली यहाँ पर आपके एग्जाम में मटेरियल दिया जाता है कि हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और रॉट आयरन, इसकी ग्राइंडिंग के लिए किस व्हील का प्रयोग किया जाएगा? सो दैट विल बी यूज ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाएगा? ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज किया जाएगा यहाँ पर हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और रॉट आयरन की ग्राइंडिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर फेरस एंड फेरस एलॉयज, जो लौह धातुएं होती हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि डाई स्टील और कटिंग टूल। जो भी डाई स्टील हैं और मैक्सिमम जो यहाँ पर आपके कटिंग टूल्स होते हैं जो कि हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, उसकी ग्राइंडिंग के लिए व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिलिकॉन कार्बाइड। उसमें सबसे पहला ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। इट इज यूज्ड फॉर वेरी हार्ड मटेरियल विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे मटेरियल जिसकी हार्डनेस काफी ज्यादा होती है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, थोड़ी कम होती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। एग्जांपल सीमेंटेड कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड टिप टूल, जो कि यहाँ पर सीमेंटेड कार्बाइड के यहाँ पर मटेरियल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, और टंगस्टन कार्बाइड के टूल्स होते हैं, उसकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो लेथ के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आते हैं उस पर टंगस्टन कार्बाइड की टिप को ब्रेज किया जाता है। तो अगर मान लो उसको इन केस आपको ग्राइंडिंग करना पड़ जाए तो किससे ग्राइंड करेंगे, तो हम ग्राइंड करेंगे ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड से। बट मैक्सिमम केसेस में वो थ्रो अवे टूल्स होते हैं, सिंगल यूज होते हैं, ग्राइंडिंग की उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लो आपको सीमेंटेड कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए पूछा जाए तो इसका यहाँ पर उत्तर देना है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। इसका प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन के लिए, ब्रास के लिए, एल्युमिनियम के लिए, ग्लास के लिए, मार्बल के लिए, ग्रेनाइट के लिए। बेसिकली अभी जो आपके सॉफ्ट कैटेगरी के मटेरियल होते हैं उसके लिए कास्ट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम, ग्लास,
मार्बल, ग्रेनाइट, इस सब के लिए क्या हो गया, ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है सीमेंटेड कार्बाइड्स की ग्राइंडिंग के लिए। यहाँ पर हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन ऑफ, ये वर्नियर माइक्रोमीटर। तो जो एक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसमें एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर बेसिकली माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या है, यहाँ पर आपका बेसिकली प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। वो भी अगर बात की जाए किस प्रकार का मेजरमेंट, तो लीनियर मेजरमेंट। तो अगर डिफाइन किया जाए कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, तो एक प्रिसीजन लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में आता है। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर होता है उसकी तो आप सभी को पता है लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 mm होती है। किसकी, जो ऑर्डिनरी यहाँ पर माइक्रोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर माइक्रोमीटर। अब वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखते हैं। तो आप सभी को पता है ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर कितनी रीडिंग लेता है, तो जो नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है वो प्लस माइनस 0.1 mm, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं आप 0.01 mm प्लस माइनस की एक्यूरेसी में क्या करता है, रीडिंग लेता है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm होता है। अब अगर मान लो इससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स आपको लेना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर क्या करता है, यहाँ पर 1 माइक्रोन, ये क्या था, ये आपका था 10 माइक्रोन। ठीक, जो नॉर्मल माइक्रोमीटर है 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में रीडिंग लेते हैं, लेकिन जो आपका वर्नियर माइक्रोमीटर है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, प्लस माइनस 0.001 mm, मीन्स 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में ये रीडिंग को ले सकते हैं, प्लस माइनस 1 माइक्रोन 0.001 mm की एक्यूरेसी में। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, तो एक्स्ट्रा केवल इतना ही होता है जो इसकी स्लीव या बैरल होती है। ठीक है, उसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी मेन ग्रेजुएशन है, डेटम लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पर आपकी वर्नियर ग्रेजुएशन ग्रेडेटेड होती है। ठीक है, इसमें 10 वर्नियर डिवीजन आपके बने होते हैं स्लीव या बैरल पर। ठीक है, यही यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है कंपेयर टू अदर माइक्रोमीटर। जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये हो गया क्या, माइक्रोमीटर पूरा हमने बना दिया। ठीक है, इसका फ्रेम का साइज भी बना दिया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा केवल एक ही होता है कि यहाँ पर आपकी वर्नियर ग्रेजुएशन बनी होती है, बाकी सारे एज नॉर्मल हैं। ये आपका थिम्बल हो गया जो रोटेटिंग पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी क्या होती है, नर्लिंग की हुई होती है। यहाँ पर थिम्बल पर आपकी क्या होती है, 50 ग्रेजुएशंस होती हैं। इसके आगे यहाँ पर रैचेट स्टॉप लगा होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये आपका बैरल हो गया जिसको स्लीप भी कहते हैं। यहाँ पर डेटम लाइन ग्रेजुएटेड होती है, ऊपर यहाँ पर 1 mm में ग्रेजुएशन ग्रेजुएटेड होती है और नीचे यहाँ पर 0.5 mm में होती है। ठीक, तो ऊपर वाले की एक्यूरेसी 1 mm हो गई, नीचे वाले की 0.5 हो गई। यहाँ पर जो आपकी थिम्बल पर लाइन ग्रेजुएटेड होती हैं उसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 mm। अब यहाँ पर जो वर्नियर डिवीजन ग्रेजुएटेड होती है, वर्नियर डिवीजन में बेसिकली कितनी ग्रेजुएशन होती है, तो यहाँ पर 10 ग्रेजुएशन होती हैं। और जो 10 ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है ये थिम्बल पर 9 ग्रेजुएशन की वैल्यू के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर जो 10 ग्रेजुएशन होती हैं ये थिम्बल के 9 ग्रेजुएशन के बराबर होती हैं। ठीक, तो यहीं से यहाँ पर क्या निकलता है, इसका फार्मूला निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो आपकी जो 10 दिखाई गई हैं यहाँ पर किसके, 9 के बराबर होंगी। तो यहीं से इसके हम एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको क्या पता है कि जो 10 वर्नियर डिवीजन की वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 9 के बराबर है। ठीक है, 9 किसके, यहाँ पर जो 9 थिम्बल पर जो ग्रेजुएशन है उसके बराबर है। अब हमको पता है कि जो थिम्बल के एक ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.01 mm, मतलब 10 माइक्रोन होती है। तो 0.01 को हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि 9 ग्रेजुएशन के बराबर है तो कितना आ गया, 0.09 आ गया। एक बार फिर से समझिएगा, जो यहाँ पर वर्नियर की 10 ग्रेजुएशन है किसके इक्वल है, 9 ग्रेजुएशन के इक्वल है थिम्बल के। अब थिम्बल के एक ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है 0.01 mm, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 mm आ जाएगा।
अब अगर हमें निकालना है ये कितने की वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी 10 ग्रेजुएशन की वैल्यू। अब निकालना है 1 ग्रेजुएशन की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है 0.009 mm, मीन्स यहाँ पर 9 माइक्रोन इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अगर एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू बात की जाए कितनी होती है, तो यहाँ पर 9 होती है आपकी। ठीक, अब अगर इसका हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट बेसिकली आपका क्या होता है, एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू 0.01 हो गई, एक वर्नियर की वैल्यू 0.009 हो गई, माइनस करेंगे 0.001, यहाँ पर 1 माइक्रोन निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होती है, वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। तो आशा करते हैं यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कितना हो जाएगा, एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू 0.009 mm होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका लिस्ट काउंट हो गया नॉर्मल माइक्रोमीटर का। 0.02 mm क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया वर्नियर कैलिपर का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द टेलीस्कोपिक गेज। तो यहाँ पर आपको एक टेलीस्कोपिक गेज दिखाया गया है, यहाँ पर एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछा गया है कि एक्स क्या है। तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी इसको हमने अच्छे से क्लियर किया था। एक्स क्या है, तो एक्स यहाँ पर बेसिकली प्लंजर लॉक को दर्शाता है। इसको भी डिटेल यहाँ पर फिगर दिया गया, फिगर से आप इसको समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होती है, हैंडल होता है। देन यहाँ पर जो एक्स पूछा गया था वो क्या हो गया, प्लंजर लॉक हो गया। ये आपका फिक्स लेग हो गया, यहाँ पर एक मेजरिंग फेस हो गया, यहाँ पर दूसरा वाला मेजरिंग फेस हो गया। यहाँ पर अंदर आपकी स्प्रिंग लगी होती है और नीचे ये क्या होता है आपका टेलीस्कोपिक लेग या फिर प्लंजर होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लंजर लॉक। क्या हो जाएगा, प्लंजर लॉक। और अगर मान लो यहाँ पर दे दिया जाता है एक्स, तो ये क्या हो जाता, टेलीस्कोपिक लेग हो जाता। हैंडल यहाँ पर है, फिक्स लेग यहाँ पर है, ये आपका मूविंग लेग हो गया, ये भी मेजरिंग फेस हो गया, ये भी मेजरिंग फेस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई। तो आशा करते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गेज से आपको क्लियर होना चाहिए, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका प्रयोग कोई होल है, स्लॉट है, रिसेस है, उसकी विड्थ को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जो रीडिंग होती है इसको हम माइक्रोमीटर पे ट्रांसफर करके बेसिकली इसकी रीडिंग को यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। तो यहाँ पर टूटे हुए स्टड को निकालने की एक विधि दर्शाई गई है। आपको पता होना चाहिए कि विधि कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या बना है, थ्रेड बना है। तो जब भी यहाँ पर आपको कुछ थ्रेडेड वाला दिखे तो आप बिना कुछ सोचे समझे इजी आउट मेथड को टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इजी आउट मेथड को टिक कर दीजिएगा। और यहीं पर मान लो थ्रेड ना बना हो, ये हल्का सा क्या हो, यहाँ पर टेपर में कुछ ऐसा आए, तो आप वहां पर स्क्वायर पंच की तरफ टिक कर देना। ठीक, बेसिकली दो ही ज्यादा पूछा जाता है, एक तो इजी आउट मेथड का फिगर दिया जाता है, एक स्क्वायर टेपर पंच का दिया जाता है। तो स्क्वायर टेपर पंच में यहाँ पर आपकी थ्रेड नहीं होगी, हेलिकल ग्रुप नहीं होंगे, क्या होगा, थोड़ा सा स्क्वायर इस प्रकार से टेपर में होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है किसका दिया गया है, इजी आउट मेथड का दिया गया है। हम फर्दर स्लाइड्स में देख लेते हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पर आपके नॉर्मल मेथड है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आपका कोई भी जो टाइप है किसी भी आपके होल में टूट जाता है तो उसको रिमूव करने के कौन कौन से मेथड यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला आता है प्रिक पंच मेथड। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको एक प्रिक पंच दिखाया गया, एक हैमर दिखाया गया, इसकी सहायता से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको रोटेट करके निकाला जा रहा है। बट एक कब यूज किया जाएगा, इफ द स्टड इज ब्रोकन वेरी नियर टू द सरफेस। जब भी यहां पर आपका जो स्टड है या आपका जो टैप है सरफेस के बहुत क्लोज में, यहां पर आपकी ये सरफेस हो गई, ये होल हो गया। अब सरफेस के क्लोज में टूटा है तो उसको रिमूव करने के लिए यहां पर प्रिक पंच प्रयोग करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इसको रोटेट करके निकाल लिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन द स्टड इज ब्रोकन वेरी नियर टू द सरफेस व्हिच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द ब्रोकन स्टड। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्रिक पंच मेथड विल बी यूज्ड। नेक्स्ट यहाँ पर फिगर दिया जाता है आपका स्क्वायर टेपर पंच का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्क्वायर पोर्शन हो गया, नीचे क्या है यहाँ पर टेपर पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं, इसको भी अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो स्टड का डायमीटर होता है क्या होता है, होल के डायमीटर का 1/2 होता है, जो कि बहुत यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। Broken stud can also be removed by drilling a blind hole
होल डायमीटर इक्वल टू हाफ डायमीटर ऑफ द स्टड and driving a square taper punch into the hole as shown in the figure. Turn the punch using a suitable spanner in anti-clockwise direction to unscrew the stud. बेसिकली मान लो जो आपका स्टड या टैप है सरफेस से नीचे टूटा हुआ है, ठीक, वहां पर आपका ये प्रिक पंच वाला मेथड फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो भी होल का यहाँ पर डायमीटर है उसके हाफ डायमीटर का यहाँ पर एक ब्लाइंड होल ड्रिल कर देंगे। ब्लाइंड होल का मतलब पूरी डेप्थ तक ड्रिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ तक ड्रिल कर देंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर टेपर पंच का प्रयोग करेंगे और कोई भी सुटेबल स्पैनर जो यहाँ पर फिट हो सके उसके द्वारा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए रोटेट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर आता है इजी आउट मेथड, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। इजी आउट मेथड को आप कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगी हो, यहाँ पर आपके हेलिकल ग्रुप थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक। इजी आउट और ये स्टड एक्सट्रैक्टर, इसको किस नाम से जानते हैं, स्टड एक्सट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलर टू ये टेपर रीमर बट हैज लेफ्ट हैंड स्पायरल, इसमें क्या होती है, लेफ्ट हैंड स्पायरल यहाँ पर कटी हुई होती है। इट इज अवेलेबल ए सेट ऑफ 5 पीस, 5 सेट उपलब्ध होता है यहाँ पर। रिकमेंडेड ड्रिल साइज इज पंट ऑन इजी आउट, यहाँ पर बेसिकली इसको भी यूज करने से पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पर ड्रिल करना पड़ता है। तो जो ड्रिल करना है उसका साइज यहाँ पर आपके इस पे दिया जाएगा कि इस इजी आउट यहाँ पर स्टड स्ट्रक्चर को यूज करने से पहले कितने mm का यहाँ पर ड्रिल करना है उसको यहाँ पर मार्क किया जाता है। आफ्टर ड्रिलिंग होल रिकमेंडेड बाय इजी आउट इट इज सेट एंड टर्न्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय ए टैप रिंज एज इट इज रोटेटेड इट पेनिट्रेट इनटू द होल इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप इन द प्रोसेस द स्टड ब्रोकन स्टड गेट अनस्क्रूड। तो कैसे बेसिकली इसको रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमें स्टड स्ट्रक्चर यूज करना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इस पर यहाँ पर ड्रिल का साइज दिया हुआ होगा, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे। अब बेसिकली ये भी क्या होता है, आपका ब्लाइंड होल ड्रिलिंग ही होती है। देन यहाँ पर इसको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्वायर पोर्शन है, इसको हम क्या करेंगे, टैप रिंच में होल्ड करेंगे और टैप रिंच में होल्ड करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रोकन स्टड रिमूव हो जाता है। तो ये थे कुछ मेथड जो कि यूज किए जा रहे थे किसके लिए, यहाँ पर टूटे हुए टैप या स्टड को निकालने के लिए। अब मान लो ये सारे मेथड आपके क्या हो गए, फेल हो गए, देन हम प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग वाला मेथड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, करेक्टली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द ब्रोकन स्टड एंड ड्रिल होल नियरली इक्वल टू द core diameter of the stud down to the center so that thread only remain. Remove the thread portion by the point of a scraper in the form of broken chips. Retap the drill the hole to clear the threads. बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जब आपके सारे मेथड फेल हो जाते हैं स्टड को रिमूव करने के लिए, ब्रोकन टैप को रिमूव करने के लिए, देन हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर आपका स्टड यूज किया गया था या आपका थ्रेड में टैप यूज किया गया था उसका जो यहाँ पर कोर डायमीटर है, कोर डायमीटर या आप कह लो उसके माइनर डायमीटर के बराबर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ड्रिलिंग करते हैं। अब ये जो कोर डायमीटर की ड्रिलिंग होती इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो थ्रेड वाला पोर्शन है केवल उतना ही बचेगा, बाकी जो यहाँ पर सॉलिड पोर्शन था वो चिप्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर केवल बहुत हल्की सी लेयर बची है, पतली सी बीच में यहाँ पर केवल थ्रेड की, तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्राइबर का यूज करते हैं, उसके 7 पॉइंट के द्वारा यहाँ पर इसको चिप्स के रूप में बाहर तोड़ के निकाल देते हैं और फिर से यहाँ पर हम फ्रेश यहाँ पर टैपिंग कर लेते हैं। तो ये था किसके द्वारा, ये था बाय मार्किंग ड्रिल होल। Moving to the next question, why grey cast iron widely used for machine tools? ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से प्रयोग मशीन टूल बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसमें क्या क्या ऐसे विशेष क्वालिटीज होती है जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रैपिड कूलिंग, रिड्यूस वाइब्रेशन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या वेरी डिफिकल्ट टू मशीन। तो इसको आंसर करने से पहले हम आपको ग्रे कास्ट आयरन को बेसिकली एक्सप्लेन कर देते हैं टोटल, फिर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कास्ट आयरन क्या होता है। तो कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितनी पाई जाती है, अराउंड 2 to 4% यहाँ पर पाई जाती है। क्या होता है, आयरन, कार्बन और ग्रेफाइट का या सिलिकॉन का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो कास्ट आयरन होता है वो कौन सा होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है।
दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर द कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट एंड कैन बी मशीन्ड इजीली। तो ग्रे कास्ट आयरन का सबसे जो पहला प्रयोग होता है वो मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे इजीली मशीन किया जा सकता है। नेक्स्ट, मशीन बेसेस, जो भी मशीन के बेस होते हैं, बेसिकली कह लिया जाए जो सबसे डाउन वाला पोर्शन होता है, टेबल, स्लाइड वेज मेड ऑफ कास्ट आयरन बिकॉज इट इज डायमेंशनली स्टेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ गेजिंग। या कह सकते हैं यहाँ पर जो मशीन के बेड्स होते हैं वो भी ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसकी जो यहाँ पर डायमेंशनल एक्यूरेसी थी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एज हार्डनिंग की जाती है। एज हार्डनिंग इन द सेंस इसे हम बाहर खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो डिफरेंट प्रकार के वेदर को, मौसम को यहाँ पर वेयर करता है, जिससे वहाँ पर जो भी उसमें श्रिंकेज होना होता है, जो भी एक्सपेंशन होना होता है वो सब हो जाता है। फिर फर्दर उसमें कोई एक्सपेंशन या फिर श्रिंकेज नहीं होता, तो उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर मशीन के टेबल, स्लाइड वेज, बेसेस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेफाइट कंटेंट कास्ट आयरन प्रोवाइड एन एक्सीलेंट बियरिंग एंड स्लाइडिंग सरफेस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रयोग बियरिंग और स्लाइडिंग सरफेस के लिए क्यों किया जाता है, जो कि इसमें फ्री ग्रेफाइट होता है, जो कि क्या करता है, एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है, तब बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्लाइडिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। द मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन द स्टील एंड एज ग्रे कास्ट आयरन पोसेस गुड फ्लूइडिबिलिटी इंट्रिकेट कास्टिंग कैन बी बेड। इसके द्वारा बहुत ही यहाँ पर इंट्रिकेट जो भी डिफिकल्ट कास्टिंग होती वो भी इसके द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी काफी अच्छी होती है। ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर मशीन टूल because of its ability to reduce vibration and minimize tool chatter। तो यही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रे कास्ट आयरन का यूज मशीन टूल्स बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की और टूल के चैटरिंग को कम करने की, इसीलिए इसका प्रयोग मशीन के टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। Grey cast iron, when not alloyed, it is quite brittle, has a relative low tensile strength। जब बेसिकली किसी अदर मेटल के साथ एलॉय में नहीं होता है, अपने प्योर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। इसी रीजन की वजह से इसका प्रयोग यहाँ पर हम ऐसे कंपोनेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं जिसमें क्या हो, हाई इंपैक्ट लोड हो पड़ रहा हो। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट लोड पड़ता है या हाई स्ट्रेस होता है, ऐसे पार्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने के लिए किया जाता है जहाँ पर कंप्रेसिव लोड पड़ रहा हो। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन क्या कर सकता है, कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है, इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, थोड़ी सी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। ग्रे कास्ट आयरन इज ऑफनली एलॉयड विद निकेल, क्रोमियम, वैनेडियम और कॉपर टू मेक इट टफ। इसको बेसिकली टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, अदर मेटल के साथ यहाँ पर एलॉय किया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली इज वेल्डेबल बट द बेस मेटल नीड टू प्री हीटिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग की जा सकती है, तो नॉर्मल कंडीशन में वेल्डिंग नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इसके बेस को क्या किया जाए, प्री हीट किया जाए, पहले से कुछ यहाँ पर टेम्परेचर देके इसको हीट किया जाए, तो इसे क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका क्या था कि इसका प्रयोग मशीन टूल बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ यहाँ पर टूल की चैटरिंग को भी कम करता है। मशीनों के बेड बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, स्लाइड वेज बनाने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है काफ़ी अच्छी होती है। ग्रेफाइट कंटेंट के कारण इसका प्रयोग यहाँ पर बेरिंग एंड स्लाइडिंग सरफेस में किया जाता है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है मार्किंग ऑफ टेबल बनाने के लिए इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अच्छी लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। जो फ्री ग्रेफाइट होता है क्या करता है, एज ए लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। इसीलिए जब यहाँ पर कास्ट आयरन की मशीनिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, कोई अदर ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर किसी भी कूलेंट की जरूरत नहीं होती है, ड्राई उसको मशीन किया जाता है या फिर एयर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिड्यूस वाइब्रेशन। ये क्या करता है, कंपन को कम करता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है मशीन के टूल्स बनाने के लिए। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20x15। सॉरी, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है निम्मी की तरफ से, 15 न होके क्या है 1.5 है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 1.5 है।
तो वह M20 इंटू 1.5 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हमें किसी होल में टैपिंग करनी है, टैपिंग इन द सेंस आपको इंटरनल थ्रेड काटनी है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है। जो ड्रिलिंग होता है आपके माइनर डायमीटर के बराबर होता है। तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि जो माइनर डायमीटर कैलकुलेट किया जाता है वो क्या होता है, मेजर डायमीटर में अगर 2 इंटू डेप्थ को हम घटा दें, मतलब मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच अंतर कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई अगर हम थ्रेड बनाएं, ठीक है, ये आपकी कोई इस प्रकार से अगर थ्रेड बनाई जाए, ठीक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर मान लो ये आपकी कोई थ्रेड बनी है, तो ये हो गया आपका मेजर डायमीटर, ठीक, और यहाँ पर हो गया माइनर डायमीटर। अब इनके बीच डिफरेंस कितना है, तो एक डेप्थ यहाँ हो गई आपकी और एक डेप्थ यहाँ पर हो गई, क्योंकि मेजर और माइनर के बीच का यहाँ पर जो रूट और क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है इसी को डेप्थ कहते हैं। तो अगर मेजर डायमीटर में से हम क्या करें, 2 इंटू डेप्थ को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनर डायमीटर मिल जाएगा। तो ये होता है आपका डायरेक्टली कैलकुलेट करने का। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड नहीं दी जाती है, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर आपको पिच दिया जाता है। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर कई सारे मेथड होते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है वो आता है आपका 60% थ्रेड के लिए, ठीक। तो 60% जो आपकी थ्रेड होती है उसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर हमें आपको मेजर डायमीटर दिया गया उसमें से जो यहाँ पर पिच दी गई इसको डायरेक्ट माइनस करके हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो M20 इंटू 1.5 दिया गया है इसका मतलब क्या है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। M का मतलब होता है कि कौन सी थ्रेड है, मेट्रिक थ्रेड है। 20 क्या हो गया, 20 इसका मेजर डायमीटर हो गया, 1.5 क्या हो गई, इसकी पिच हो गई, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर हो गया। M का मतलब क्या हो गया, थ्रेड मेट्रिक है। 20 क्या हो गया, मेजर डायमीटर हो गया। 1.5 क्या हो गई, इस थ्रेड की पिच हो गई 1.5 mm। तो अगर 20 में से आप क्या करोगे, 1.5 को माइनस करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18.5 mm निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर है। तो बेसिकली ये 60% थ्रेड के लिए पूछा गया था। कितना हो गया, 18.5 mm हो गया। क्योंकि 20 हो नहीं सकता, वैसे कैंसिल कर दो, 19 भी नहीं हो सकता। 17 क्या हो गया, यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, जो आसपास दिख रहा है वो 18.5, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली माइनस करके। अब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जब कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के द्वारा, तो लगभग आपका 18.2 इसका उत्तर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। बट एज पर यहाँ पर डायरेक्ट आपको कैलकुलेट कैसे, 20 में से 1.5 को माइनस कर दिए, 18.5 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग टू किस प्रकार से यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या फंडा होता है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना है टैप साइज जो कि मेजर डायमीटर होता है, इसमें से क्या माइनस करना होता है, 2 इंटू डी। डी का मतलब हो गया डेप्थ ऑफ थ्रेड, जो भी थ्रेड दी गई है उसकी डेप्थ को डबल करके मेजर डायमीटर में से माइनस कर दो, आपको माइनर डायमीटर या कह लीजिए टैप ड्रिल साइज पर ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड नहीं दी गई है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पिच। तो मेट्रिक थ्रेड के लिए जो डेप्थ ऑफ थ्रेड होती है कितनी होती है, 0.61 इंटू पिच ऑफ द थ्रेड, तो 0.61 इंटू पिच। ब्रिटिश में बात की जाए तो होती है 0.64 इंटू पिच। पी का मतलब क्या हो गया, पिच ऑफ थ्रेड हो गया। अब यहाँ पर यम दिया गया है हमारा M20 इंटू 1.5, तो यम का मतलब क्या हो गया, मेट्रिक थ्रेड हो गई। तो मेट्रिक थ्रेड के लिए कितनी डेप्थ ऑफ थ्रेड ली जाएगी, 0.61 इंटू पिच ली जाएगी। तो टैप ड्रिल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टैप ड्रिल साइज बराबर हो जाएगा टैप साइज मेजर डाया माइनस 2 इंटू डी। यहाँ पर हमारा टैप साइज कितना दिया गया है, 20 mm दिया गया है, उसमें से हमको क्या माइनस करना है, 2। अब यहाँ पर डी के स्थान पे हमको क्या रखना है, 0.61 इंटू पिच रखना है, तो 0.61 रख दिए। पिच कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। अब इस 1.5 को हमने पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 को क्या करना है, 0.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.83 आएगा। 20 में से माइनस करेंगे तो 18.17 निकल के आ जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। 100% थ्रेड के लिए अगर पूछ लिया जाए M20 इंटू 1.5 तो क्या हो जाएगा, टैप ड्रिल साइज 18.17 mm हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जो भी यहाँ पर ड्रिल होते हैं एक स्टैंडर्ड साइज में पाए जाते हैं, हर एक साइज में यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो 18.17 आपके वहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको क्या करना होगा,
उसके अप्रॉक्स नियर बाई आंसर 18.2 mm को वहां पर टिक करना होगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से टैप ड्रिल साइज यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके वहां पर भी आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। कई सारे वहां पर मेंबर्स हैं, आप अपने डाउट को वहां भी सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी एक क्लासेस चलती हैं फुल डिस्क्रिप्शन वाली, इसकी सारी पीडीएफ भी आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the drill hole size for 16 mm reamer? 16 mm रीमर के लिए ड्रिल का साइज क्या होगा? तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था टैप ड्रिल साइज, मतलब टैपिंग, इंटरनल थ्रेड काटने से पहले क्या ड्रिल करना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 mm रीमर साइज के लिए, मतलब कोई ऐसा होल जिसकी पूरी फिनिशिंग साइज कितनी है 16 mm, मतलब रीमिंग के बाद फिनिशिंग जो साइज आना है इसका कितना आना है 16 mm। तो इससे पहले यहाँ पर जो ड्रिल किया जाएगा वो कितने mm किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ड्रिल इससे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीमिंग के लिए कुछ अलाउंस छोड़ना होता है, 0.2 0.3 मटेरियल यहाँ पर आपको छोड़ना होता है, जिससे कि वहाँ पर जो भी स्क्रैचेस वगैरह टूल मार्क्स हैं उसको फिनिश करके डायमेंशनल एक्यूरेसी वहाँ पर उसकी लाई जाए। तो इसके लिए कितना कम यहाँ पर छोड़ा जाता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आइए इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला दिया जाता है कि किस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, ओवर साइज मतलब क्या होता है कि कई सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में होल ड्रिल क्या होता है अपने साइज से थोड़ा सा ज्यादा होल बनाता है, थोड़ा सा बड़ा होल बना देता है। और कई सारे रीजंस होते हैं जिसको हमने अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से क्लियर कर रखा है, वहां से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर रीमर साइज कितना दिया गया है, आपको 16 mm दिया गया है। एज पर टेबल यहाँ पर आपको एक टेबल दी जाती है कि किस डायमीटर के लिए कितना यहाँ पर उसके लिए अंडर साइज रखा जाता है। मैक्सिमम यहाँ पर अगर 5 mm तक का है तो आप 0.1 ले सकते हो। 5 mm के ऊपर लगभग 20 mm तक भी दे दिया गया है तो आप 0.2 लेकर के यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में आपको जो ड्रिल साइज दिया जाता है 5 से लेकर के 20 mm के बीच में दिया जाता है, तो यहाँ पर आप 0.2 ले सकते हैं अंडर साइज। और ओवर साइज हमेशा फिक्स होता है 0.05 mm। करना क्या है, 16 में से आपको माइनस कर देना है 0.2 और 0.05 को ऐड करके 0.25 हो गया, माइनस कर देंगे तो 15.75 यहां से निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15.75 mm यहाँ पर ड्रिलिंग साइज होगा अगर 16 mm का रीमर यहाँ पर आपको यूज करना है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छे डिस्क्रिप्शन के लिए, काफी ज्यादा डिटेल के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि अंडर साइज क्या होता है, ओवर साइज क्या होगा। तो आप उसको जा करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो सेम कंसेप्ट को हम एवरी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है। अब इस कौन सी ड्रिलिंग मशीन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एज पर यहाँ पर आपको राइट नाउ बता देते हैं क्या है, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, कैसी है आपकी ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है, आपकी हैंड ड्रिलिंग मशीन के समान ही होती है, बट अंतर इतना होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हाफ राउंड आपकी क्या होती है, प्लेट लगी होती है। तो इस हाफ राउंड प्लेट पे ही क्या करते हैं हम, ब्रेस्ट अपने छाती के द्वारा यहाँ पर दबाव डालते हैं, सीने के दबाव के द्वारा यहाँ पर इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। और इस मशीन में यहाँ पर आपके 2 गियर्स लगे होते हैं, बेबल गियर, एक यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर हो गया। इसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की स्पीड को अचीव किया जाता है। अब जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है मैक्सिमम वहां पर रिकमेंडेड होता है कि 6 mm डायमीटर तक के होल के साइज के लिए यूज किया जाए, और उससे ऊपर अगर यूज करना है तो हम यहाँ पर अप टू 12 mm डायमीटर होल के साइज के लिए इस ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक्स से मार्क किया गया है एक पार्ट को और इसको पूछा गया है। तो एक्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका बेबल गियर हो गया। अब गियर के साथ क्या अटैच होता है, तो यहाँ पर आपका पिनियन अटैच होता है। ठीक, तो एक्स क्या हो जाएगा, आपका बेबल पिनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके गियर हो गए बेबल गियर, ये आपका बेबल गियर हो गया, और ये क्या हो गया आपका पिनियन हो गया। एक्स से किसको मार्क किया गया है, पिनियन को मार्क किया गया है। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का। बेसिकली ये जो फिगर है ये हमने लिया है, एक वेबसाइट है itquestionbank.com, वहाँ से। तो ये जो फिगर का क्रेडिट है वो इस वेबसाइट को जाता है itquestionbank.com को, वहाँ से फिगर लिया गया। चूंकि निम्मी के बुक में हमने सर्च किया, फिगर हमको नहीं मिला,
तो वेबसाइट से इस फिगर को हमने लिया है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको दिखाई गई है सारे यहाँ पर ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के पार्ट। कहाँ यूज किया जाता है? अप टू 12 mm साइज के होल के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये ऊपर हो गई आपकी ब्रेस्ट प्लेट, जहाँ से क्या करते हैं हम प्रेशर लगाते हैं ब्रेस्ट के द्वारा इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेबल गियर दिया गया है, ठीक है। 2 स्पीड यहाँ पर, एक आपका ये बेबल गियर हो गया, एक अंदर वाला हो गया, डिफरेंट स्पीड को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। गियर व्हील स्पिंडल पोजीशन अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर बेसिकली अल्टरनेट में इसको सेट किया जाता है। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो बेबल पिनियन पूछा गया था, जो कि यहाँ पर आपका मार्क किया गया, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं और सारे पार्ट, साइड व्यू ऑफ द स्टडी हैंडल चक, यहाँ पर बेसिकली ड्रिल वगैरह होल्ड की जाती है। तो पूरा यहाँ पर आपका ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का पार्ट दिखाया गया है, ठीक। सॉरी, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल होल फॉर रेमिंग डाया 10 mm। तो अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था डाया 16 के लिए। आपको करना क्या है, 10 में से आपको माइनस करना है अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अंडर साइज क्या होता है? 0.2 mm होता है, ओवर साइज 0.05। माइनस कर देंगे 0.25 को, ठीक है। किसको माइनस करना है? 0.25 को, सही से लिख देते हैं। 10 में से आपको माइनस करना है किसको? 0.025 को। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.75। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of part marked as X in hand reamer। बेसिकली इस समय जो अपना ये क्वेश्चन चल रहा है कहाँ से चल रहा है? तो ये फिटर क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है 12 वीडियो में। 12 वीडियो के बाद आफ्टर 12th वीडियो 13, 14, 15, 16 ये जो है क्या है? सेकेंड सेमेस्टर की है, फ्रॉम फर्स्ट टू 12, ठीक है। फर्स्ट टू 12 नंबर की जो वीडियो है ये आपकी फिटर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर जो 13 वीडियो ऑनवर्ड्स जो सीरीज चल रही है ये किसकी चल रही है? फिटर सेकेंड सेमेस्टर की बेसिकली ये सीरीज चल रही है, ठीक है। पर वीडियो 20 क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैंड रीमर। तो यहाँ पर आपको एक हैंड रीमर का फिगर दिखाया है, एक्स से मार्क किए गए पार्ट पूछा गया है। तो एक्स बेसिकली यहाँ पर आपकी क्या है? टेपर लीड है। जो ये क्या है? आपकी टेपर लीड है। अब यहाँ पर लीड और इसके बेसिकली स्ट्रेट एक्सिस के बीच का यहाँ पर एक एंगल पूछा गया है ये आपका। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? टेपर लीड एंगल इसका करेक्ट नाम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? टेपर लीड एंगल। इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं विथ फिगर और एक्सप्लेनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा क्या हो गया? हैंड रीमर हो गया। हैंड रीमर मतलब ऐसा रीमर जिसको हम हैंड के द्वारा यूज करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर शैंक लगी होती है जिसके द्वारा पहचान सकते हैं। मशीन रीमर होगा तो टेपर होगा शैंक, यहाँ पर उसको होल्ड करने के लिए मशीन के स्पिंडल स्लिप सॉकेट में। यहाँ पर स्क्वायर है और बेसिकली यहाँ पर आपके कुछ लाइनें बनी होती हैं। एक लाइन है तो आपका फर्स्ट रीमर है, 2 लाइन है तो आपका सेकेंड रीमर है, 3 लाइन है तो आपका क्या है? यहाँ पर थर्ड रीमर या फिर बॉटमिंग रीमर या उसी को आपको फिनिशिंग रीमर भी कहते हैं। ये आपकी क्या होती है? टेपर लीड होती है। अब टेपर लीड को एक्सिस के पहले यहाँ पर नापा जाए तो क्या हो जाता है? टेपर लीड एंगल हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर टेपर लीड क्यों होती है? टेपर लीड का काम क्या होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रीमर होता है जिसमें लॉन्ग टेपर लीड होती है। व्हिच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड। तो लॉन्ग टेपर लीड किसमें होती है? हैंड रीमर में होती है। आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार वहां पर ऑप्शन में सॉकेट रीमर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जगह आंसर में सॉकेट रीमर भी दिया जाता है बट वो गलत आंसर है। लॉन्ग टेपर लीड किसमें होती है? केवल हैंड रीमर में होती है। लॉन्ग टेपर लीड काम क्या करता है? तो जब भी यहाँ पर हम टैपिंग करने वाले होते हैं तो उस समय यहाँ पर उसको स्ट्रेट अलाइनमेंट में काम करता है। होल के सेंटर में स्ट्रेटली अलाइन करने का काम वो करता है। कौन सा? यहाँ पर लॉन्ग टेपर लीड, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर टैप कितने प्रकार के होते हैं? हैंड टैप। तो हैंड टैप टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसके टेपर लीड से और टेपर लीड एंगल से कि उसका टेपर लीड कितना, सॉरी टेपर तीथ कितना होता है और टेपर लीड एंगल कितना होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो यहाँ पर रीमर होते हैं इसमें जो तीथ होती हैं उसकी कुछ तीथ क्या होती हैं? टेपर में होती हैं, ठीक। स्टार्टिंग से अगर बात की जाए तो कुछ तीथ उसके क्या होते हैं? टेपर में बने होते हैं। और उसका टेपर लीड एंगल कितना होता है तो ये डिसाइड करता है कौन सा वो यहाँ पर टैप है। सबसे पहला जो टैप होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टैप या इसी को टेपर टैप के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल
8 से 10 टीथ इसकी क्या होती है, टेपर में बनी होती है। क्योंकि फर्स्ट टाइप या टेपर टाइप के क्या द्वारा क्या किया जाता है, टाइपिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में यहाँ पर ज़्यादा टेपर टीथ की जरूरत होती है। और इसका जो टेपर लीड एंगल होता है काफ़ी कम होता है, लगभग 4 डिग्री के करीब, 4 डिग्री के करीब अप्रॉक्स इसका टेपर एंगल रखा जाता है। जब फर्स्ट टेपर टैप यूज कर लिया जाता है उसके बाद आता है सेकंड टैप, जिसे हम इंटरमीडिएट टैप कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कितनी 30 टेपर होते हैं, तो लगभग 3 से लेकर के 5, 3 to 5 टीथ इसमें टेपर होते हैं। और इसका टेपर लीड एंगल कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10 डिग्री इसका टेपर लीड एंगल होता है। जो फाइनल यूज किया जाता है इसे हम फिनिशिंग टैप या फिर बॉटमिंग टैप कहते हैं, या फिर प्लग टैप के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज पूछा जाता है कि ब्लाइंड होल की टाइपिंग करते समय वहां पर थ्रेड को फिनिश करने के लिए किस टैप का यूज किया जाता है, तो आपका बॉटमिंग टैप या फिर प्लग टैप या फिनिशिंग टैप आप उत्तर दे सकते हैं। इसमें चूंकि ये थ्रेड को क्या कर रहा होता है, फाइनल फिनिश कर रहा होता है, तो इसमें माइनर बहुत ही कम 1 से 2 टीथ ही केवल इसमें टेपर में बनी होती है। और इसका टेपर जो यहाँ पर टेपर लीड एंगल होता है काफी ज्यादा होता है, अराउंड 20 डिग्री यहाँ पर इसका टेपर लीड एंगल रखा जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इससे ज्यादा टैप से आपके एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में क्लियर करवा दिया। यहाँ पर टेपर टीथ और टेपर लीड एंगल भी क्लियर करवा दिए, साथ ही साथ किस टैप का यूज कहां पर करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा विद फिगर के साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ड्रिल होल्स आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर सीरीज में यहाँ पर हर 10 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है कि क्या बेसिकली यहाँ पर रीजन होता है कि जो ड्रिल होल किया गया है वो अपने डायमीटर से ज्यादा थोड़ा ओवर साइज होल बना देता है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है आपका अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एजेस। जो कटिंग एज है उसकी असमान लंबाई या फिर असमान एंगल, अनइक्वल लेंथ और अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस विल बी द रिस्पॉन्सिबल मेजर रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द ओवर साइज होल देन द रिकमेंडेड डाया। यहाँ पर जो भी ड्रिल का डायमीटर है उससे अगर ओवर साइज होल बनना है तो उसके दो मेन कारण होते हैं। एक जो कटिंग एज है उसका जो लेंथ है वो अनइक्वल है और उसका एंगल अनइक्वल है, तो इस कारण यहाँ पर होल आपके ओवर साइज बनते हैं। यहाँ पर आपको विद फिगर के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। पहले में यहाँ पर आप देख सकते हैं अनइक्वल लिप लेंथ है, एक लिप यहाँ पर ज्यादा है, एक लिप यहाँ पर शॉर्ट है। यहाँ पर एंगल आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाया गया, एक एंगल शॉर्ट है, एक एंगल क्या है, लॉन्ग है। तो इस केस में जो लॉन्ग वाली लिप होती है वही कटिंग एज का काम करती है, शॉर्ट वाली लेंथ उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती, तो जिससे क्या होगा वहां पर उसका पेरी फेरी थोड़ा लॉन्ग बन जाता है और ओवर साइज होल बनता है। तो मेजर रीजन क्या है, तो मेजर रीजन है यहाँ पर आपके अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एजेस, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस, स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर या फिर ड्रिल पॉइंट नॉट बीइंग इन द सेंटर। जो पहले दो हैं यहाँ पर ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर थ्रेडिंग। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो क्या नाम है काउंटर सिंक का एंगल है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज यूज के लिए। काउंटर सिंक का एंगल यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है चैम्फरिंग द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर थ्रेडिंग, ऐसा होल जिसमें हमें क्या करना है, थ्रेडिंग करना है। तो थ्रेडिंग करने वाले होल की चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होगा, तो बेसिकली कितना होता है 120 डिग्री इसका एंगल रखा जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं यहाँ पर एक चार्ट में आपको दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आप, या फिर पीडीएफ को पाने के लिए डिटेल पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके वहां पर आप सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो बात की जाए 75 डिग्री जो एंगल होता है वो काउंटर सिंक एंगल किसके लिए होता है, रिवेटिंग के लिए। तो पूछा जाए रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंक एंगल कितना होता है 75 डिग्री। 80 डिग्री किसके लिए होता है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए। सो फॉर सेल्फ टैपिंग हाउ मच विल बी द एंगल 80 डिग्री। 90 डिग्री एंगल किसके लिए होता है, तो ये होता है डीवरिंग के लिए या काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए। ठीक,
क्या होता है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू या फिर होल की डीबरिंग के लिए जो एंगल रखा जाता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 120 डिग्री एंगल जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये क्या होता है, चम्फरिंग करना होता है जब हमें एंड ऑफ जो ड्रिल्ड होल है किसके लिए, थ्रेडिंग करने के लिए या फिर कोई और अदर मशीनिंग प्रोसेस करनी है, तो उसमें होल के एंड को चैम्फर करने के लिए कितना डिग्री का काउंटर सिंक प्रयोग किया जाता है, 120 डिग्री का काउंटर सिंक उस केस में प्रयोग किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पर आपको एक थ्रेड दिखाई गई है, पूछा गया है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिकली ये किससे मिलता जुलता है, तो आपने एक थ्रेड पढ़ा होगा क्या नाम, आपने एक थ्रेड पढ़ा है बट्रेस थ्रेड, ठीक है। बट्रेस थ्रेड में बेसिकली क्या होता है, वहां पर एक फ्लैंक आपका स्ट्रेट होता है और दूसरा फ्लैंक क्या होता है, 45 डिग्री पर होता है। एक फ्लैंक स्ट्रेट होता है, दूसरा क्या होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो अगर आप देखें तो उसी से प्रोफाइल क्या है, यहाँ पर मिलती जुलती है। अब अंतर क्या है, ये आपका थ्रेड आपका स्ट्रेट ना होने की वजह थोड़ा सा लाइट एंगल पर है, फिर उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर 30 डिग्री अप्रॉक्स 30 डिग्री पर दिया गया, ठीक है। एक क्या है यहाँ पर हल्का सा एंगल है, फिर दूसरा भी 30 डिग्री एंगल पर है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो बेसिकली क्या है, ये मॉडिफाइड बट्रेस थ्रेड है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम साटूथ थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो किसका यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको साटूथ थ्रेड का फिगर दिखाया गया है, जो कि क्या होती है, मॉडिफाइड बट्रेस थ्रेड होती है, जिसका यहाँ पर जो पहला वाला यहाँ पर जो आपका फ्लैंक लोड लेने का काम करता है वो 3 डिग्री के 3 डिग्री के एंगल पे होता है, और जो यहाँ पर दूसरा फ्लैंक होता है वो 30 डिग्री के एंगल पर होता है। अब ये आपका सिंबल क्या दर्शाता है कि बेसिकली इसका एक ही फ्लैंक जो होता है वन डायरेक्शन लोड के लिए यूज किया जाता है। ऐसे जगह पर यूज करते हैं जहाँ पर केवल एक ही डायरेक्शन में लोड लगता है। और यहाँ पर कौन सा फ्लैंक लोड को सहन करता है, तो आपका ये वाला फ्लैंक लोड को सहन करता है। कौन सा टूथ है, तो आपका साटूथ थ्रेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका आपको डिटेल दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली साटूथ थ्रेड एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बात की जाए, इसका स्टैंडर्ड क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड है 4696। क्या है ये, मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, बट्रेस थ्रेड का। इस थ्रेड में बेसिकली क्या होता है, जो फ्लैंक आपका लोड लेता है उसको एंगल 3 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन किया जाता है, और जो दूसरा वाला फ्लैंक होता है उसको 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका पहला फ्लैंक, ये हो गया आपका दूसरा फ्लैंक, ठीक। एक 3 डिग्री पर होता है, दूसरा 30 डिग्री पर होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में आपको पूछा गया है कि ये एक्स क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इसको सही से देखेंगे तो एक्स बेसिकली क्या आपका ये फ्लूइड, यहाँ पर जो आपकी थ्रेड निकल रही है, थ्रेड किसी यहाँ पर जो आपका हेलिक्स है एक पर्टिकुलर एंगल पर होता है। अब इस एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के कंपैरिजन में मेजर करते हैं। तो हेलिक्स बेसिकली किस डिग्री पर है वही यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको क्या कहेंगे, हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। किस एंगल पर यहाँ पर थ्रेड कटी होती है, हेलिक्स किस एंगल पे है, तो क्या होगा, हेलिक्स एंगल होगा, ठीक। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर फुल डिटेल में यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो आपका हो गया क्या हो गया, दोनों फ्लैंक हो गया। अब दोनों फ्लैंक के बीच का एंगल क्या होता है, यहाँ पर बी थ्रेड के लिए 60 डिग्री होता है, अदर थ्रेड के लिए यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। देन यहाँ पर सेंटर में आपकी एक्सिस हो गई, ऊपर क्या हो गया आपका माइनर डायमीटर हो गया, क्रेस्ट को स्पष्ट करते हुए और रूट को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर आपका माइनर डायमीटर हो गया, ठीक है। बीच में यहाँ पर आपका दोनों के क्या हो गया, पिच डायमीटर हो गया। क्रेस्ट क्या है, सबसे ऊपरी पॉइंट होता है दोनों फ्लैंक, ठीक है। दो फ्लैंक जहां पर सबसे ऊपर मिलते हैं वो आपका क्या होता है, क्रेस्ट होता है। सबसे अंदर जहां पर मिलते हैं वो क्या होता है, आपका रूट होता है, सबसे निचला पॉइंट हो गया। अब थ्रेड में एक पॉइंट से 2 पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और ये आपके जो हेलिक्स पर्टिकुलर, अगर इसको हम एंगल के परपेंडिकुलर नापें तो क्या हो जाएगा, हेलिक्स एंगल हो जाएगा। तो सारे यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसको हमने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी अच्छे से फुल डेप्थ में एक एक टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। पिछले वीडियोस को देख के आपके फुल डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।
वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। तो डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो बेसिकली सेंटर स्क्रू का काम होता है वहां पर डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए। अब डाई कहां पर यूज करते हैं? तो बेसिकली डाई यूज की जाती है फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड। जब हमें बाहरी थ्रेड कट करनी होती है किसी सॉफ्ट पर, ठीक, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? डाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको डाई दिखाई गई, ये बेसिकली क्या है? एक आपकी डाई है और डाई को यहाँ पर डाई स्टॉक में होल्ड किया जाता है। ये आपकी क्या है? डाई स्टॉक है जिसमें बेसिकली आपके 3 स्क्रू लगे होते हैं। ये क्या है? आपकी डाई है जो एक्चुअल थ्रेड कटिंग का काम करती है। ये क्या है? डाई स्टॉक है जिसमें उसको होल्ड किया जाता है। यहाँ पर 3 स्क्रू होते हैं। जो बगल के 2 स्क्रू होते हैं इसको साइड स्क्रू कहते हैं। बीच वाले स्क्रू को क्या कहते हैं? सेंटर स्क्रू के नाम से जाना जाता है। अब जो साइड वाले स्क्रू होते हैं उसका काम क्या होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग द डाई। तो डाई को क्लोज करने के लिए साइड वाले स्क्रू का प्रयोग किया जाता है और सेंटर स्क्रू यूज फॉर ओपनिंग द डाई। ठीक है, तो डाई को ओपन करने के लिए और साथ ही साथ डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर सेंटर वाले स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ पर डाई का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the included angle of metric B thread? B thread का यहाँ पर एंगल कितना होता है? तो B thread का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री यहाँ पर मेट्रिक B thread का एंगल होता है। ठीक है, 45 कितना होता है? तो 45 यहाँ पर आपका बट्रेस का होता है। 29 किसका होता है? एक्मे थ्रेड का होता है। 47.5 आपका किसका होता है? BA थ्रेड का यहाँ पर एंगल होता है। 55 डिग्री किसका होता है? BSP का होता है। ठीक है, BSP BSF इसका पूछा है तो कितना होता है? 55 डिग्री इसका एंगल होता है। मूविंग टू द यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं विद फिगर के साथ। तो बेसिकली जो यूनिफाइड थ्रेड होती है, ठीक, इसी को हम मेट्रिक या आपकी बेसिकली मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों के अनुसार डिजाइन की जाती है एज पर ISO या मेट्रिक के लिए और इंच दोनों के लिए डेवलप की जाती है। और इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री इसका एंगल होता है। दिस थ्रेड इज यूज फॉर जनरल फास्टनिंग पर्पज। जो नॉर्मल आपके नट बोल्ट स्क्रूज आते हैं उस पर कौन सी थ्रेड होती है? तो आपकी मेट्रिक थ्रेड कटी होती है, मेट्रिक बी थ्रेड। इसका बेसिकली इसको किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं? तो अगर मेट्रिक थ्रेड है तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था जहां पर टैप ड्रिल साइज क्लियर कर रहे थे कि मेट्रिक थ्रेड को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो कैपिटल M लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है, फिर बाद में उसका मेजर डायमीटर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जांपल M14, तो M का मतलब क्या हो गया? मेट्रिक थ्रेड। 14 क्या हो गया? उसका यहाँ पर मेजर डायमीटर हो गया। तो M14 दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कोर्स थ्रेड आपको दिखाई गई। ठीक है, केवल M14 लिखा है तो इसका मतलब ये थ्रेड क्या है? कोर्स थ्रेड है। इसी के साथ में इंटू करके अगर आपको पिच दे दी जाए 1.25 mm तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फाइन थ्रेड को दर्शा रहा है। तो अगर केवल यहाँ पर मेजर डायमीटर दिया जाता है तो आपका दर्शाता है कोर्स सीरीज के थ्रेड को। अगर पिच दे दिया जाता है साथ में तो किसको दर्शाता है? फाइन थ्रेड को दर्शाता है। तो M14 M12 ये क्या दर्शा रहा है? कोर्स थ्रेड। और यहाँ पर इंटू 1.25 दे दिया जाए तो किसको दर्शाता है? फाइन थ्रेड को दर्शाता है। यहां पर आप इसका फिगर देख सकते हैं कि यहां पर एंगल कितना होता है? तो 60 डिग्री इसका एंगल रखा जाता है। मूविंग टू द अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील? तो हमने अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस किया था उसमें जो भी ग्राइंडिंग व्हील का पूरा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन उसको एक एक लेटर को क्लियर किया था। तो यहाँ पर 46 का मतलब क्या होता है हमने क्लियर किया था। सबसे पहले 32 कंपनी का नंबर हो गया, ए आपका एब्रेसिव हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब 46 क्या हो गया? उसके ग्रेन का साइज हो गया। अब यहाँ पर 46 किसको दर्शाता है? यहाँ पर मीडियम को दर्शाता है। ठीक, H क्या हो गया? उसका ग्रेड हो गया। A क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। B क्या हो गया? बॉन्ड। और B का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जा रहा है। इसको भी यहाँ पर अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली ग्रेन साइज या ग्रिड साइज का मतलब क्या होगा? जो भी यहाँ पर एब्रेसिव यूज किए जा रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका साइज कितना है। उसको साइज को हम कैसे यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की सीब का यूज करते हैं उसके द्वारा यहाँ पर उसको छाल कर निकाल कर हम डिफरेंट ग्रेन साइज को यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। जैसे कोर्स बात की जाए इसका ग्रेन साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा है तो नंबर कम है, नंबर ज्यादा है मतलब ग्रेन साइज छोटा है। द लार्जर ग्रिट साइज नंबर द फाइनर ग्रिट। अगर नंबर ज्यादा है तो उसका साइज क्या होगा? कम होगा।
कोर्स का मतलब यहाँ पर ग्रेन काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और इसको 10 to 24 नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है। मीडियम उससे थोड़ा सा कम 30 to 60 नंबर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है 46, ठीक है, 46 आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कि क्या है, मीडियम ग्रेन साइज को दर्शाता है। देन फाइन आता है 80 to 180, देन उसके बाद वेरी फाइन आता है 220 to 600 के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। इसी के साथ साथ ग्रेन साइज से मिलता जुलता दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर बॉन्ड यूज किया जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, जो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील में हम बॉन्ड यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो ग्रेड के द्वारा दर्शाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय हुम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेड, ठीक। दिस इज आल्सो डिनोट द हार्डनेस ऑफ द व्हील, व्हील जो हम यूज कर रहे हो कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है, ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये ग्रेड के द्वारा ही डिनोट किया जाता है। यहाँ पर भी ये भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट ग्रेड जो है ए से लेकर एच नंबर पूछा जाता है और सबसे ज्यादा यहाँ पर एग्जाम में आपके एच दिया जाता है, ठीक है, कि एच किसको डिनोट करता है, तो सॉफ्ट ग्रेड को। मीडियम आई से क्यू को दर्शाता है और हार्ड क्यू टू जेड तक दर्शाया जाता है। तो जो ए वाला यहाँ पर होता है ग्रेड सबसे सॉफ्ट होता है और जेड क्या होता है, सबसे हार्ड होता है। हार्ड वाले का यूज सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं, सॉफ्ट वाले का यूज हार्ड मटेरियल के लिए करते हैं। जस्ट यहाँ पर अपोजिट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कोर्स ग्रेन है तो इसका यूज कहाँ करेंगे, हम ज्यादा मटेरियल को रिमूव करने के लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ पर स्लो स्पीड पर यूज करेंगे। यहाँ पर जो फाइन ग्रेन होता है इसका प्रयोग बहुत ही फिनिशिंग के लिए हाई स्पीड के लिए यूज करेंगे। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन में यूज किए जाने वाला यहाँ पर आपको टूल दिखाया गया है, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प पॉइंट दिखाया गया है। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिकली आपका एक टूल है, ड्रेसर है, जिसका प्रयोग किया जाता है जब भी आपकी जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ब्लंट हो जाती है या फिर उसमें कह लीजिए लोडिंग या ग्लेजिंग का दोष आ जाता है। लोडिंग मतलब जो मेटल को ग्राइंड कर रहे हैं, सॉफ्ट मेटल, उसके पार्टिकल जा करके वहां एब्रेसिव ग्रेन के बीच में फंस जाते हैं, या फिर आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है काफी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसके कटिंग एजेस क्या हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। तो उस दोष को दूर करने के लिए ग्लेजिंग और लोडिंग को क्या किया जाता है, वहां पर ड्रेसिंग किया जाता है और ड्रेसिंग के द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, आपका एक डायमंड ड्रेसर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, डायमंड ड्रेसर है, ठीक। अब इसका प्रयोग बेसिकली कहाँ किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं कि डायमंड ड्रेसर कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है आपको। तो बेंच टाइप ऑफ हैंड ग्राइंडर यूज फॉर शार्पनिंग कटिंग टूल आर यूजली फिटेड विथ स्मॉलर एंड रैदर डेलिकेट व्हील। तो जो ये बेसिकली आपके जो बेंच टाइप के ग्राइंडर होते हैं जिसका प्रयोग बेसिकली छोटे छोटे टूल्स वगैरह की ग्राइंडिंग के लिए, कटिंग टूल की ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे व्हील की ड्रेसिंग के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है डायमंड ड्रेसर का। तो आप कह सकते हैं जो कि बेंच ग्राइंडर होते हैं या छोटे छोटे ग्राइंडर्स होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पर डायमंड टिप वाले डायमंड ड्रेसर का यूज किया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक स्मॉल डायमंड पीस माउंटेड होता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिससे यहाँ पर इसकी आसानी से ड्रेसिंग की जा सकती है। तो इसके पॉइंट पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डायमंड टिप होती है जिसके द्वारा यहाँ पर ड्रेसिंग का काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक प्रयोग किया जाता है स्टार व्हील ड्रेसर, जो क्या होता है एक स्टार शेप में बना होता है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया गया है क्लियर हो गया होगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आप ITI से हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मदद करने वाला है।
आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे यहाँ पर आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्टेड रह सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फीडबैक होता है वीडियो से रिलेटेड, क्या फर्दर इंप्रूवमेंट की जा सकती, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या यहाँ पर हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना वैल्यूएबल सजेशन जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।